नमस्कार दोस्तों। तो क्या मोदी और शाह के राज में सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को चुप हो जाना चाहिए? क्या ऐसे तमाम आलोचकों को जो सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होते हैं, सरकार के फैसलों की आलोचना करते हैं, सरकार के तौर तरीकों के लिए क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, क्या ऐसे लोगों को मौन साध लेना चाहिए? यह सवाल आज मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि बीते 6-6.5 सालों में ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज हुए, दर्जनों ऐसे लोगों के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड हुई जो सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखते रहे। ताजा मामला तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का है। दोस्तों, अभी मैं जा तो रहा हूं पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके में, जहां मैं अक्सर जाता हूं और आपको वहां की रिपोर्ट्स दिखाता हूं। खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानियां, और लगातार यूपी दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जो किसान, आंदोलनकारी किसान बैठे हैं, उनकी समस्याएं वहां से लेकर और गांव में कैसे उस आंदोलन को लेकर लोगों का नजरिया है, वो समझने के लिए आज फिर मैं कहीं 3-4 इलाके में जाने की कोशिश करूंगा। गाड़ी में अभी मैं चला तो आज के अखबार हैं, और अखबारों की हेडलाइन देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए। कल भी दिन भर मैं बाहर था, इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इस बहाने से ही आज के अखबारों की अगर बात करें और वहीं से अपनी बात करता हूं। जैसे दैनिक भास्कर ने लिखा है, कल क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान, जो याचिका जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दी गई थी और उन पर देशद्रोह का मामला चलाने के लिए दिया गया था, उस याचिका को खारिज करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की राय से जुदा विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये कई अखबारों की हेडलाइन है। नवभारत टाइम्स भी यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार के मत से अलग राय जाहिर करना देशद्रोह नहीं, राजद्रोह नहीं। फारूक के खिलाफ याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना। कई अखबारों की हेडलाइन है, सरकार से असहमति देशद्रोह नहीं। हिंदी अंग्रेजी हर अखबार में यह खबर है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी स्थिति आ क्यों रही है और ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार से जो लोग असहमत होते हैं, सरकार की जो आलोचना करते हैं, मुखर होते हैं, उन्हें तमाम तरह के मुकदमों में फंसाया जाता है, उनके खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाते हैं, राजद्रोह के मामले उनके खिलाफ दर्ज हों, वो सलाखों के पीछे जाएं, ऐसी कोशिशें होती है। इन सब के बीच गाहे बगाहे, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट, कभी चेन्नई हाई कोर्ट, कभी दिल्ली हाई कोर्ट, कभी पटियाला हाउस, कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसी टीका टिप्पणी करता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी क्या हुआ दोस्तों? तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घरों और दफ्तरों पर जिस ढंग से इनकम टैक्स की रेड हुई है, और इनकम टैक्स की रेड की टाइमिंग अगर देखें और बीते कुछ सालों में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ट्वीट्स देखें, कई ऐसे मौके आए जहां एक नागरिक के तौर पर, जहां अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर के तौर पर तापसी पन्नू ने अपनी राय रखी। चाहे वो टूल किट का मामला हो, चाहे दिशा रवि का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे ऐसे और कई ऐसे मौके हैं जब किसी भी नागरिक को लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है और सरकार से असहमत आवाजों को कुचलने, दबाने या ट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो उस बेचैनी में कोई शख्स जो शायद चुप्पी साधने का जिसके पास विकल्प होता है, लेकिन उस विकल्प को छोड़कर वो मुखर रहना तय करता है और ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी राय दिखता है चंद शब्दों में। तापसी पन्नू उनमें से एक। अनुराग कश्यप तो लगातार बोलते रहे हैं ट्विटर और अलग अलग माध्यमों पर। अब अगर इन दो के खिलाफ इनकम टैक्स सक्रिय हुआ, हालांकि उसमें अनुराग कश्यप के पार्टनर रहे कुछ निर्माता निर्देशक हैं जिन्होंने अनुराग कश्यप की जो पुरानी कंपनी थी फैंटम, उसमें हिस्सेदारी थी, उसके डिटेल में मैं बहुत नहीं जाऊंगा। कई नाम, 3-4 नाम अखबारों में छप रहे हैं, आपको पता भी होगा। मैं सिर्फ इन दो तक सीमित इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि इन दो की राय से हम आप सब लोग अवगत हैं। तापसी पन्नू ने हाल में भी
जब ये टूल किट का मामला था, और जब कई बार ऐसा भी हुआ कि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ने, जो सत्ता की जबरदस्त पक्षधर रहे, कई बार पता नहीं चलता कि बीजेपी में है ऑफिशियली या नहीं, कई बार पता नहीं चलता कि वो अभिनेत्री पहले है या अंधभक्त ट्रोल पहले, वो कई बार तापसी को ट्रोल भी करती रही है। लेकिन अब अगर रेड हुई है और रेड में उनके खाते और उनके फ्लैट्स और उनके तमाम तरह के ट्रांजैक्शन और मनी ट्रेल खंगाले जा रहे हैं, तो पहली बात कि अगर कोई गलत करता है, अगर किसी ने काला धन कमाया है, अगर किसी का मनी ट्रेल संदिग्ध है, उसकी जांच होनी चाहिए, रेड भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है ये सेलेक्टिव, क्योंकि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले न्यूज क्लिक जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार की आलोचना को लेकर मुखर रहता है, द क्विंट, HW न्यूज जो मुंबई से चलता है, ऐसे ही संस्थानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और ऐसे ही व्यक्तियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की आलोचना करते हैं? क्या मुंबई में, बॉलीवुड में ऐसे दर्जनों अभिनेता अभिनेत्री नहीं है जिनकी कमाई, जिनका इनकम तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप से कई गुना ज्यादा होगा? और ऐसे लोग भी होंगे जो 100-100 करोड़, 150-150 करोड़ के महलों में रहते हैं, साल में अरबों कमाते हैं, लेकिन क्या उन सब ने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं किया कि इनकम टैक्स उन तक पहुंचे? नहीं, क्योंकि उनकी तस्वीरें गाहे बगाहे प्रधानमंत्री के साथ दिखती है। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के शीर्षस्थ नेताओं से उनकी प्रॉक्सिमिटी जग जाहिर है। कभी इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई की निगाह उनकी तरफ पड़ते देखी आपने? लेकिन बीते कुछ सालों में अगर आप देख लें तो इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे वक्त में हर आलोचक को चुप होना चाहिए? जो हो रहा है वो होते देखना चाहिए? किसान अगर आंदोलित हैं और अपनी मांग को लेकर अगर करीब करीब 100 दिन होने जा रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे उन्होंने रातें गुजारी है सर्द मौसम में, और उसके प्रति अगर कोई समर्थन देता है तो चुप होना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए असहज होगा। उसमें भी आपने देखा होगा मनदीप पुनिया नाम का एक युवा रिपोर्टर, अगर कहें तो एकदम नया युवा रिपोर्टर, जिसने कोई इतने लंबे साल तक कोई सरकार की आलोचना वाला काम भी नहीं किया, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। एक नवदीप कौर, एक एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, उसकी गिरफ्तारी हुई और गलत सलत धाराएं लगाई गई, 1.5 महीने के बाद जेल से छुट्टी। तो ऐसी बहुत सारी मिसालों के बीच वापस लौटते हैं वहीं पर जहां ये सेलेक्टिव अप्रोच जो सरकार का है कि अगर आप सरकार से सहमत नहीं है, सरकार के साथ अलाइन नहीं है, सरकार के नैरेटिव के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं या उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वहां आप सरकार के निशाने पर होते हैं। हम लोगों को भी कई बार कोई कहता है कि आप लोग सतर्क रहिए, गिरफ्तारी हो सकती है, मामले दर्ज हो सकते हैं। राजद्रोह का मामला तो ऐसा है कि जहां भी कोई भी आदमी चाहे किसी भी बहाने से आपके वीडियो में कोई ऐसी चीज पकड़कर, आपके सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट को पकड़कर राजद्रोह के मामले दर्ज कर सकता है और राजद्रोह में गिरफ्तारी हो सकती है। मैं कई वीडियो में मैं बता चुका कि विनोद दुआ जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो 40 साल से जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, उनके खिलाफ हिमाचल में एक बीजेपी के नेता ने राजद्रोह का मामला दर्ज करवा दिया था और पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए उन्होंने और तब उन्हें कई सुनवाई के बाद राहत मिली। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अभी राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और जफर आगा, बहुत लोगों का जिक्र मैंने पहले भी किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो 6 साल में जो लोग, गोस्वामियों, चौधरियों जैसे जो लोग जो सरकार के समर्थन में लेटे जा रहे हैं, जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोटे जा रहे हैं, क्या उनमें से किसी के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी या किसी और एजेंसी ने कोई कार्रवाई की या आंखें तरेरी? कभी असहज हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। मीडिया की भूमिका यही है क्या? ये सवाल भी जो पूछता है उन्हें भी ट्रोल किया जाता है, उनसे भी सरकार नाराज होती है। अभी सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई है। मकसद क्या है? सीधा सीधा उन आवाजों को कुंद करना, उस मीडिया प्लेटफॉर्म को दबाना, डराना, चेतावनी देना कि तुम झुको, अगर आलोचना करोगे तो कभी पकड़े जाओगे। ऐसे प्रावधान उस गाइडलाइंस में है
ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। और इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी कुछ सालों में उसको लेकर भी बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फारूक अब्दुल्ला के मामले में कहा है, जिसमें जो पीठ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने 2 याचिकाकर्ता थे, उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा, जिसमें आरोप लगाया था, फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाया गया था याचिकाकर्ता की तरफ से चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी थी 370 बहाल करने के लिए, और उसके बाद उसको न सिर्फ खारिज किया बल्कि 50,000 का जुर्माना भी लगाया, और ये भी कहा कि ये प्रचार पाने के लिए किया गया, और इस तरह की बातें अगर सरकार से कोई असहमत होता है इसका मतलब राजद्रोह नहीं है। याचिकाकर्ता फारूक के खिलाफ राजद्रोह का मामला चले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अगर इसके पहले देखें, दिशा रवि में क्या हुआ, किस ढंग से दिशा रवि को 11 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। एक टूल किट के मामले में 21 साल की एक एक्टिविस्ट जिसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, लेकिन चूंकि सरकार को मोहरा चाहिए, बलि का बकरा चाहिए, इस नैरेटिव को सेट करने के लिए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये देशद्रोही है, चीन पाकिस्तान इनके पीछे है और ये लोग देश के दुश्मन हैं और इनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के ये मोहरे हैं, उसी तरह से दिशा रवि को फ्रेम किया गया। लेकिन जब उसे जमानत मिली, पटियाला हाउस के एडीजे धर्मेंद्र राणा ने जब जमानत दी, तो क्या कहा था धर्मेंद्र राणा ने? मैंने इस पर एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया है, जिसमें कहा था कि सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम के लिए देशद्रोह के केस नहीं थोपे जा सकते। और जस्टिस राणा ने, उस दिन मैं वीडियो में उसका जिक्र भूल गया था, आज मैं अखबार लेके आया हूं जिसमें उनके जजमेंट का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि सरकार की नीतियों से असहमत हैं। और उन्होंने 1942 के संघीय अदालत, ब्रिटिश काल जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा था, सरकार के दम्भ को अगर चोट पहुंची है तो महज इसी आधार पर मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह मामला 1942 का है, तब ऐसा फैसला दिया था राजशाही के उस दौर में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, और तब यह फैसला था, उस फैसले का भी जिक्र किया। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने आरोप लगाए गए दिशा रवि पर सभी सतही हैं, कोई प्रमाण नहीं है, और पुलिस ने जिस ढंग से उनकी आज़ादी पर बंदिश लगाई, उन्हें शुरुआती दौर में बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया, जिस तरह से उन्हें सलाखों के पीछे भेजा, ये साफ साफ लगता है कि सरकार या पुलिस जागरूक और मुखर ऐसे लोगों को के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। कुल मिलाकर उनके जजमेंट से यही सारी बातें ध्वनित हुई थी। जजमेंट फैसला 18 पन्नों का, उन्होंने जो जमानत पर जो कोर्ट ऑर्डर था धर्मेंद्र राणा का, काफ़ी जिक्र उस पर हो चुका है। लेकिन उसके बाद ऐसे तमाम अदालती फैसलों, कोर्ट के ऑर्डर और इन सब के बाद भी सरकार की तरफ से अगर बीते 4-5 सालों की ही अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको लगेगा कितना मुश्किल है आज के दौर में आप सरकार का आलोचना करते हुए, सरकार की आलोचना करते हुए निश्चिंत रहें कि ये मेरा अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और मैं कुछ भी कह सकता हूं, एक दायरे में रहकर, दायरा मतलब आप अपशब्द ना बोलें, गाली गलौज ना करें, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार की आलोचना करते हुए भी आज की तारीख में चैन से नहीं रह सकते। क्योंकि ये दौर भी है कि मुकदमा यूपी में भी हो सकता है, एमपी में भी हो सकता है, किसी और बीजेपी शासित राज्यों में हो सकता है। ऐसा हुआ है अभी पत्रकारों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए 3 अलग अलग राज्यों में, ताकि आप चक्कर लगाते रहें, एक बार मेघालय जाएं, एक बार आप हुबली जाएं, एक बार कहीं और जाएं, एक बार होशंगाबाद जाएं, एक बार आप उत्तराखंड जाएं। तो ये हो रहा है, और ये हो रहा है तो सवाल यही है जो शुरू में मैंने पूछा कि क्या मोदी और शाह की सरकार के डर से कि आप कभी शिकार हो सकते हैं, आपके खिलाफ मामले दर्ज हो सकते हैं, क्या चुप रहा जाए? जब ये तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के खिलाफ जब इतने मामले
तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घरों पर जब आईटी रेड की बात आई, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। उसमें तापसी पन्नू का एक पुराना ट्वीट भी आज मैं सुबह देख रहा था, 6 सितंबर को 2020 को उसने ट्वीट किया था, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, और जिसको डर नहीं होता उससे थोड़ा डरना चाहिए। और ऐसे ट्वीट वो करती रही हैं। और अभी जब उनके मतभेद हो रहे थे कंगना रनौत से, तब भी तापसी ने कई ट्वीट किया और कंगना ने लगातार उनको ट्रोल किया। खैर, तो एक लड़की जो एक्ट्रेस है और ऐसे दौर में आराम से वो अपनी चुप्पी को चुन सकती थी और फिल्मों में काम कर सकती थी, सफल है, कई फिल्में चर्चित रही हैं देश विदेश में, और अभी भी कुछ फिल्में वो कर रही हैं, वो चुप रह सकती थी या सरकार के पक्ष में 4 लाइन लिखती, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं। लेकिन उसकी बेचैनी ने उसे मजबूर किया होगा, या उसकी बेचैनी ने उसे बाध्य किया होगा कि वो अपनी बात कहे। उसने चुप्पी को नहीं चुना। उसकी सजा आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या हुआ। और ये सिर्फ इनकम टैक्स रेट तक सीमित नहीं है, और कई तरीके हैं सरकार के। तो ये है। और अभी मैं इस वीडियो को लंबा न करते हुए, हमारे साथ पीछे अरुण पांडे जी बैठे हैं, पुराने मित्र हैं, और उनकी भी राय बहुत मायने रखती है। अरुण जी, क्या सोचते हैं आप ये जो हो रहा है? देखिए, ये बात जो आपने कही, उसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि आज ही ये खबर है, सोशल मीडिया पे आई है, अखबारों में भी है, वेबसाइट्स पे भी है, जो काफ़ी मायने रखती है इस पूरे कॉन्टेस्ट में। अमेरिका की बहुत नामी संस्था है फ्रीडम हाउस, मानवाधिकार संस्था है। ये हर साल अपना डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का इंडेक्स जारी करती है, स्कोर जारी करती है। ये ग्लोबल फ्रीडम हाउस के स्कोर में 2 मेन चीज़ होती है, एक फ्रीडम स्कोर होता है और एक इंटरनेट स्कोर होता है। फ्रीडम स्कोर मूलतः उस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक राइट्स, इन सारे सवालों को डील करती है कितनी है। और तो इस लिहाज से आप देखिए तो भारत 71 से 4 पॉइंट नीचे गिरकर 67 यानी 67 नंबर पे पहुंच गया है। ये, और जो फ्री कंट्री के तौर पे जिसकी पहचान थी कि डेमोक्रेटिकली ये फ्री कंट्री है, उसको पार्टली फ्री कैटेगरी में रख दिया है। तो ये भारत के पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और लेकिन ये भी है कि ऐसी चीज़ें अगर होती है तो जो सरकार समर्थक लोग हैं, जिसे अंधभक्त मान लें, या सरकार समर्थक मीडिया मान लें, या सरकार के लिए हर तरह से माहौल बनाने वाले, सरकार के नैरेटिव को उसी तरह से आगे बढ़ाने वाली जो पूरी जमात है, वो इसे खारिज करती है कि विदेश का कोई मीडिया, कोई टाइम मैगज़ीन, कोई न्यूज़ वीक, कोई और ऐसा अखबार न्यूयॉर्क का या यूके का अगर लिख रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, भारत की छवि पर फ़र्क पड़ता है अगर ऐसी हरकतें होती है और ऐसे अगर आलोचना करने वालों की आवाज़ों को डराने, धमकाने या कुचलने की कोशिशें होती है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं, चूँकि अभी कुछ खेती किसानी के लिए किसी इलाके में जा रहा हूं, और जो भी कुछ दिखेगा, जो कुछ समझूंगा, वो आपको भी बताने दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल नमस्कार, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।